जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। और यहाँ पे देखिए, पहले तो एक बार नज़र करते हैं, ये वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे संतोष यादव कह रहे हैं, सर जी आप लाइव कब आए हैं प्लीज़ बता दो सर। भैया लाइव आने के लिए भी अपने पास डाटा की समस्या है बहुत ज़्यादा। और देखो यहाँ पे निखिल भैया कह रहे हैं ओम नमः शिवाय। भैया भैया ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, ओम नमो नारायण। और यहाँ पे मुस्कान सैनी कह रही है नाइस क्लास सर। बेटा मुस्कान थैंक यू। और इंडियन गेमिंग लवर कह रहे हैं पीडीएफ। भैया पीडीएफ मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया होगा। और आप जाके क्या करेंगे, टेलीग्राम की उस लिंक पे जाके क्लिक करना है और वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन वाली बटन दबा देना, ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो और भी मेरे दोस्त हैं, जैसे कि सबीना कह रही हैं नाइस क्लास सर। बेटा सबीना धन्यवाद आपको। यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं पीयूष भैया पढ़ा दो सर टॉपिक वाइज प्लीज़। भैया मैंने देखो किताबें ना ऑनलाइन बुक कर दूंगा, जैसे ही आती हैं वैसे मैं टॉपिक वाइज आपको करवा दूंगा। यहाँ पे देखो दिया है बस कुछ दिन और फिर हम भी सरकारी नौकरी वाले होंगे। बिल्कुल सही बात है, आप सभी 100% होंगे, लेकिन जब अपना 100% दोगे, अपना 100% दे दो दोस्त, आप पक्का सरकारी नौकरी वाले होंगे इसी नौकरी में। ये मेरा वादा है, लेकिन उसके लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया है हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी दोस्त। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा प्रीति सूदन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट का है और आपके यूपीएससी से संबंधित भी है। ठीक है, आप यूपीएससी का पेपर तो नहीं दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, लेकिन फिर भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। देखो यहाँ दिया है वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है पटना जो है ये कौन सी गंगा के किनारे, देखो मैं कह रहा हूँ कौन सी गंगा पूछ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, गंगा के किनारे स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसे सीमांत गांधी कहा जाता था, किसे सीमांत गांधी कहा जाता था। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है। भाई एसएससी में ये कई बार पूछा गया है और हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए 0 कैलोरी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। माजुली द्वीप किस राज्य में है, माजुली द्वीप किस राज्य में है। तो पहले तो आपको बता दूं ये है असम राज्य में। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब इसकी जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल के बारे में भी पता होना चाहिए। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा पता है, नहीं पता है तो नोट करो 352 किलोमीटर, 352 वर्ग किलोमीटर, 352 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे, 352 वर्ग किलोमीटर में है। और आपको बता दूं ये जो माजुली द्वीप है ना, एक चीज़ और याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप, तो ये भी आप याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, 352 वर्ग किलोमीटर में है। देखो यहाँ पे दिया है केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। देखो ये करंट का भी ये भी है, आपको लगभग 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करंट के भी मिलेंगे हर क्लास में। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नेपाल। किसके, नेपाल के। और आपको बता दूँ नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ है, जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। स्पेन की राजधानी क्या है,
देखो राजधानियाँ अपने जितने भी राज्य हैं उनकी जो राजधानियाँ हैं, उनके जो राज्यपाल हैं और उनके जो सीएम हैं, ये सभी याद करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्पेन की राजधानी अगर पूछ लेगा, वर्ल्ड में चला जाएगा तो स्पेन की राजधानी क्या बताओगे? तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। याद रहेगी ना। मास्को किसकी राजधानी है? मास्को। तो मास्को भैया हो जाएगी ये और रूस की। किसकी? रूस की। अब जब रूस की बता रहे हो तो यूक्रेन की भी पता होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध चल रहा है इनका आपस में। तो आप यूक्रेन की भी याद रखना भैया, कीव है। क्या है? कीव है। याद रहेगा ना। अब पेरिस की बात करें तो पेरिस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं अभी। अब यहाँ पे ओलंपिक से तो पूछेगा, हो सकता है आपसे पेरिस पूछ दे। तो याद रखना ये फ्रांस की राजधानी है। किसकी? फ्रांस की। अब देखो यहाँ पे एथेंस और पूछता है, एथेंस। तो एथेंस किसकी राजधानी है? एथेंस। तो एथेंस भी याद रखना, ये आपकी हो जाएगी यूनान की राजधानी। किसकी? यूनान की राजधानी। तो ये भी आप याद रखना। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी तो वो है लंदन। क्या है? लंदन। तो ये भी देखो याद रखना। ऑस्ट्रिया की राजधानी बताया था वियना, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो कि ज़्यादातर हम लोग सिडनी लगा के आते हैं, सिडनी, लेकिन गलत हो जाएगा अगर सिडनी लगा दिया, है ना। तो आप देखो अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज और यूरोप का मरीज ये पूछे जाते हैं ना। तो एशिया का मरीज जो है वो है चाइना। क्या? चाइना। कोविड का आविष्कारक कौन है? चाइना ही है, जिसने महामारी फैलाई थी पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये कहाँ? चीन के वुहान शहर से आया था, वुहान शहर में, है ना, ये कोविड। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने यूरोप का मरीज बताया था, तो तुर्की जो है ये यूरोप का मरीज है। किसका? यूरोप का मरीज तुर्की है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और कहते हैं ना कि जैसे उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर के उग ही आता है। कोई भी हालात हों, किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर रहे हो, खाने के लिए अगर रोटी मिल रही है ना, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और देखो यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? ग्रेविटी भाई क्या होती है? अगर आप पृथ्वी से, ज़मीन से, ये रहा आपका ज़मीन, यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? ग्रेविटी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जी का मान घटता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो भाई देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनामो बदलता है। जनरेटर देखा है ना, जनरेटर, जनरेटर में पीछे लगा रहता है ना, वो डायनामो होता है। अब डायनामो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सितार है। अब सितार क्या काम करता है बताओ? सितार का क्या काम होता है? तो सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किस में? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अब देखो माइक्रोफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन क्या करता है? तो ये याद रखना, ये ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। जैसे कि अभी मैंने माइक लगा रखा है, अब ये माइक क्या कर रहा है? मेरी आवाज़ को ध्वनि उसमें चेंज कर रहा है ना, विद्युत में चेंज कर रहा है, तभी तो फ़ोन इसे सेव कर रहा है ना, तार लगे हुए हैं इसमें, तार के द्वारा जा रहा है ना। अब देखो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा में कौन बदलता है बताओ? ऊष्मा या ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखना मोमबत्ती बदलती है। देखा है ना भाई, जमी हुई होती है, और एक तार, वो तार कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, एक धागा पड़ा होता है, तो वो जलता है, फिर वो ऊष्मा में बदल जाती है पूरी, है ना, पिघल जाती है। तो ये याद रखना है आपको। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे होना चाहिए सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वो दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर क्या होता है?
तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा, जब भाई क्वथनांक बढ़ेगा तो वो सॉरी दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि बढ़ जाता है। तो ये आप याद रखेंगे और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं एक बार पीडीएफ के लिए आपको बता दूं, मेरे सभी दोस्तों को पीडीएफ ज़रूरी है और चाहिए भी, तो बिल्कुल सही बात है। लगभग 200 प्लस बंदे पीडीएफ रोज़ मुझसे लेते हैं, 200, और वो भी एकदम फ्री में। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, आप क्लास के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर किसी न किसी ने पीडीएफ के लिए ज़रूर मुझे बोला होगा। इस क्लास में नहीं, इससे पहले की क्लास में बोला होगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं बोला है, आप नहीं खोज पा रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए बोल दो। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, दे दूंगा रिप्लाई में, आप उस पर क्लिक करना। टेलीग्राम फ़ोन में होना चाहिए, टेलीग्राम खुलेगा, वहाँ पे ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, ज्वाइन पे क्लिक कर देना, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और आपको रोज़ फ्री पीडीएफ 50 क्वेश्चनों की इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेगी, जो कि आपके हर पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो क्वेश्चन भी। तो इसके लिए आप मुझे इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है, देखो प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी संबंधित है, यूनेस्को विश्व धरोहर की बात है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है। तो यहाँ पे याद रखना 1 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की, 1 डॉलर, तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 या कुछ भी ऐसे लिखा हो तो आप समझ लेना कि आपको 1 मिलियन ही क्लिक करना है। देखो यहाँ दिया है किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। तो जिला न्यायाधीश जो है, हमारे जज साहब जो होते हैं, जिला जज, उनकी जो नियुक्ति होती है ना, वो आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, अनुच्छेद 76 ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। उनकी जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 75 भी आपको पता होना चाहिए, 75, ये हमारे प्रधानमंत्री जी से संबंधित है। किससे? प्रधानमंत्री जी से संबंधित है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 256 की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, और ये पूछा भी जाता है, अनुच्छेद 256 जो है ये किससे संबंधित है। तो ये याद रखना, इसमें क्या होता है, केंद्र, अगर पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकती हैं, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकती हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अनुच्छेद 256 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिया है, देखो एक मिनट, यहाँ पे दिया है किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 110 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 75 अभी मैंने आपको बताया ही है कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है ये धर्म से संबंधित है, 25 जो 25 है ये धर्म से संबंधित है, धर्म का प्रचार एवं धर्म की स्वतंत्रता, और 25 से 28 तक आता है, 25 से 28 तक धर्म से संबंधित है। जो भी मैं 24 बोल गया था, चलो अब वो भी बता देता हूँ। 24 जो है इसमें क्या है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य करना प्रतिबंध है, रोक है, नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखना है, ठीक है। 17 जो है आर्टिकल आज प्रस्ताव उन्मूलन से संबंधित है, ये भी पता होगा। 19 जो है ये आपके पत्रकार लोग जो बोलते हैं बोलने की एवं अभिव्यक्त भाषण की जो स्वतंत्रता है वो आपके आर्टिकल 19 में है, तो इसको भी आप याद रखना है। इस तरीके से सभी प्रश्नों को आप नोट करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे दिया है कि कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता है दोस्त, कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता है, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। कहने का मतलब है जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे। अगर आप आज 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको जीवन में निश्चित एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप रोज़ 4 घंटा अपने बर्बाद कर देते हैं, एक भी मिनट अपनी पढ़ाई पे नहीं देते हैं, तो आप सिर्फ सपना देख सकते हैं कि मैं एक दिन वर्दी पहनूंगा, AK-47 हाथ में होगी, अपना रोयला होगा, अपना जलवा होगा, गाड़ी होगी, थार होगा,
बीवी होगी, कोई नहीं होगा दोस्त, शादी भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। ये आज की डेट में सच्चाई है, लड़की किसी भी बेरोजगार को एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसा मेरा मानना है। बाद बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच है। और यहाँ पे दिया है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? गुजरात, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसकी तटरेखा की लंबाई भी पूछ देता है कभी कभी, तो हम क्या बताएंगे? तो याद रखना 1006 सॉरी यहाँ पे देखो गलत लिख रहा हूँ, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो भी आप याद रखना। कितनी? 1600 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और ये कितने बंदरगाहों से जुड़ती है, कितने बंदरगाहों से मिलती है? तो आप याद रखना 41 बंदरगाहों से मिलती है। ऐसा ही वाले भैया लोगों, थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है। ये लंबाई 1600 किलोमीटर और ये 41 बंदरगाहों से मिलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ये याद रखना, ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी। इनकी समाधि स्थल का नाम, इनकी समाधि स्थल कहाँ है ये पूछा जाता है? ब्रिस्टल में। कहाँ पर है? ब्रिस्टल में। और इनका एक और पूछा जाता है कि ब्रिस्टल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना एवन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ये भी पूछ लेता है। तो याद रखना 1828 में की थी। कब करी थी? 1828 में करी थी। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है? देखो 17 नंबर है। 1 मिनट के लिए रुकूंगा, इसका जवाब तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो मेरी बॉडी पे, और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है इस बार इस समय, उसको 100% दोस्त इस बार सफलता मिलेगी। आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो, या आपका आरपीएफ में हो, या किसी अदर फोर्स में हो, कहीं भी हो, लेकिन ये 2025 तक आपको जॉब मिलेगी 110%। आप भी अपने भाई को यार, देखो मैं दिल से आपको दुआ दे रहा हूँ, आप भी यार, जो मेरे पुराने दोस्त तो सभी लाइक करते हैं, हाँ नए जुड़े हो एक बार लाइक वाला यार ज़रूर दबा दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। उससे पता फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको रोज़ 50 क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्या 50 क्वेश्चनों की PDF भी रोज़ फ्री में मिलेगी। बस आप थोड़ा सा यार सपोर्ट ये करना है, अगर कर सकते हो तो या शेयर कर देना, क्या शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ में। और देखो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और बहुत से दोस्त कहते होंगे कि ये तो हमें भी पता था। किलोमीटर में बताओ, किलोमीटर में, तो याद रखना किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1,08,000 किलोमीटर। कितना? 1,08,000 किलोमीटर। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,08,000 किलोमीटर घूमती है, ठीक है। तो ये 1 घंटे में, किलोमीटर घंटा लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, और कोई अगर मिस्टेक हो जाती क्लास के अंदर तो बताया करो यार। और देखो यहाँ दिया है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? देखो ये पेरिस ओलंपिक, यहाँ से तो प्रश्न आने ही आने हैं। तो यहाँ पे याद रखना इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा कांस्य पदक? जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? भैया ये तुम्हारा HW है, ये तुम बताओगे, हम तो नहीं बता रहे, है ना। और देखो मैंने PDF के लिए आपको बोला है, PDF के लिए मैं इतना और बता दूं कि अगर आप जानते हैं तो आप क्लास को देख रहे हो ना, यहाँ पे ये देखो GK GSQ जैसा लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, और आगे लिखा होगा यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर, ऐसा लिखा है ना। उस पर एक बार क्लिक करो, इस पर GK क्यूज पे ऐसे करके क्लिक करना है, और जैसे ही चैनल खुलेगा वहीं पे लिखा होगा देसी फ्रॉम गांव वाला,
देसी फ्रॉम गांव वाला, उसी के नीचे एक लिंक लगा होगा जो कि टेलीग्राम लिंक है। और अगर इंस्टाग्राम पे जोड़ना चाहते हो तो वहीं पे एक लिखा होगा वन मोर लिंक करके कुछ, उस पर क्लिक करना, खुल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का भी, ठीक है। वहाँ से इंस्टाग्राम पे अगर चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हो। और यहाँ पे देखो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली? भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली? तो यहाँ पे देखो आप क्या बताओगे। अब यहाँ पे वो 16 अप्रैल याद मत रखना, क्या है ना, यहाँ पे 21 अक्टूबर 1984 याद रखना है, 21 अक्टूबर 1984। और ये पहली बार कहाँ चली थी? ये कोलकाता में चली थी। कहाँ पर? कोलकाता में चली थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखते हुए प्रश्न का जवाब करना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? तो ये पहले तो करा किसने? सभी को पता है कि भैया चीन ने करा था। सब कागज़ का आविष्कार किसने करा था? चीन ने करा था। कब करा था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब आपको करना है कि देखो, हो सकता है कि अगर आपको इसके कठिन करेगा तो उसमें लिखा होगा 618 से 907 तक, 618 से 907 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में आपका 812 ईस्वी आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे लगा देना। और अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो भी आपको 812 दिखा देगा। और बाद बाकी यहाँ पे आपका सही जवाब तो 812 हो रहा है, और बाद बाकी 618 से 907 के बीच में चीन ने करा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के अलावा कौन सा देश जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत की तरह ही ऐसा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। देखो जहाँ पर ये ऑप्शन सी लिखा हो, यहाँ पे ए और बी दोनों लिखा हुआ मिले ना, 90% चांस रहते हैं कि आंसर वही है। अगर नहीं पता है और आपको लगता हो कि इनमें से जैसे दक्षिण कोरिया पता हो, उत्तर कोरिया ना पता हो, और नीचे ए और बी दोनों दे रखा हो, तो समझ जाना कि दोनों हैं, ठीक है। जोड़ देना साथ में, ऐसे तुक्का मार सकते हो, अदरवाइज माइनस मार्किंग की तरफ मत जाना वरना चालान कट जाता है यार, है ना। यहाँ पे दिया है भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सोना कहाँ, ये तो कर्नाटक में पाया जाता है। अब कर्नाटक पता है, कोलार नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये आप याद रखना। और देखो पन्ना में हीरा पाया जाता है। क्या? पन्ना में हीरा। कहते हैं ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, फिर चाहे दिल जाए या जान जाए, ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं पूरा। तो ये आप याद रखना है। और चलते हैं अगले प्रश्न में। महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो याद रखना, ये संजय ने देखा था। ये संजय कौन था? ये देखा होगा आपने जब महाभारत कभी भी टीवी पे, तो धृतराष्ट्र जो राजा थे, धृतराष्ट्र, इनके पास बैठ के इन्हें कोई बता रहा था ना कि ऐसा हो रहा है वहाँ के, बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं लाइव टेलीकास्ट। तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, मतलब वहाँ बैठे बैठे अपनी दिव्य दृष्टि से। तो याद रखना, इन्हें ये किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने दी थी, जिन्होंने महाभारत की रचना भी की थी, जिन्होंने महाभारत की रचना भी करी थी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इन्हें ये किसने दी थी? ये व्यास मुनि जी ने दी थी दिव्य दृष्टि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने असम राइफल के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही। और इनसे पहले जो थे वो थे पीसी नायर। ये पीसी नायर जो हैं ये इनसे पहले थे असम राइफल के। और देखो एक आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं उनके आगे लेफ्टिनेंट जनरल और ये सब लगता है, लेकिन आईपीएफ जो होते हैं उनके भी आगे नहीं, वो और सन्नी के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आरपीएफ का याद रखना, मनोज यादव। आरपीएफ के अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप आरपीएफ, देखो मैं गलत लिख रहा हूँ, आरपीएफ के महानिदेशक जो आपके हैं वो मनोज यादव हो जाएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो इनमें से आप बताओ सही जवाब। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? तो यहाँ पे याद रखना, आपका जो सही जवाब है ना वो आप बता सकते हैं कि बाघिन नदी, बाघिन नदी, ऑप्शन सी।
ये कहाँ पर है, तो ये दक्षिण भारत में पड़ती है। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग जिसे बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। तो ये भी आप याद रखेंगे, भौगोलिक संकेतक, इसकी जो समय सीमा है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसकी समय सीमा याद रखना यार, होती है 10 वर्ष। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन, नहीं यहाँ पे ये भारतीय नहीं होगा, यहाँ पे होगा संविधान सभा, यहाँ पे संविधान होगा, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? प्रश्न ये होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो याद रखना 22 जुलाई 1947। वो 22 जुलाई 1947 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई भी दुविधा नहीं रहेगी होगी, कोई भी शंका नहीं रहेगा होगा, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक में लिखा है, अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने बेटा और बेटी, मतलब कि महेंद्र और संघमित्रा, ये संघमित्रा इनकी बेटी, मतलब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त राइट जवाब हो जाएगा। और देखो अशोक से याद रखना है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था, है ना, कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इन्होंने श्रीनगर की स्थापना भी करी थी। श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? तो आप बता सकते हैं कि अशोक ने करी थी। यहाँ से ये प्रश्न भी आपसे अशोक से पूछे जा सकते हैं। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? भाई उस टाइम एक बहुत ही क्रूर राजा बैठा हुआ था मगध पर। मगध सबसे बड़ा था, अब बात होगी छोटे छोटे रास्ते। अब मगध पर जो है ना सबसे क्या कहते हैं, नशे में चूर, हर टाइम पीते रहना और नर्तकियों का डांस देखना, ये काम था किसका? राजा धनानंद का। ये नंद वंश से था, जिसकी स्थापना किसने करी थी? महापद्मानंद ने करी थी। महापद्मानंद, या आप ऐसे याद रखना क्षत्रिय यंत्रक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। तो ये नंद वंश से था राजा धनानंद, और ये बहुत ही क्रूर था। इसके बाद जब चाणक्य जी गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिकंदर आ चुका है नदी के उस तरफ और हम पे आक्रमण कर देगा भारत पे, तो उन्होंने कहा कि इन सभी को मिला लो, ये जो जितने भी छोटे छोटे हैं ना, इन सभी को मिला लो, जिसे बोलते हैं अखंड भारत। सपना था ये चाणक्य जी का कि अखंड भारत अगर बन जाएगा तो हमसे कोई नहीं जीत सकता है। घर में अगर 10 भाई हो, 10 के 10 इकट्ठे रहोगे, कौन जीत लेगा? कोई नहीं। तो बस यही बात थी और इसने मना कर दिया। ये खुद को बहुत बड़ा राजा समझता था। अंत में इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौत की घाट उतारा और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये सिकंदर फिर भारत से क्या हुआ? हार कर निकल लिया। यहाँ दिया है आज संघर्ष का दौर है, कल सफलता का दौर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जिसका आज संघर्ष का दौर होगा उसका सफलता का होगा, लेकिन जिसका आज मौज मस्ती होगी उसका क्या होगा? देखो दोस्त, मैं आप जैसा हूँ, लेकिन मेरे डैडी नहीं है, मुझे घर की पूरी फैमिली की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी बच्चे ने 17 से 25 के बीच में मेहनत कर ली, कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया, भाई साहब इस 25 के बाद अगर वो 95 तक ज़िंदा रहेगा तो पूरे जीवन मौज करेगा। और अगर दोस्त ये 17 से 25 के बीच में अगर आज मौज कर ली तो 25 के बाद का जीवन जो 95 तक तो जियोगा ही नहीं, है ना, जी नहीं पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70। क्योंकि जब कष्ट होते हैं तो आदमी की ज़िंदगी कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है ना। तो फिर बाद बाकी पूरी ज़िंदगी दिक्कत है यार। तो आज कर लो यार, कोई बात नहीं है, सबको दर्द होता है, सबको की आंखों में दर्द होता है, मेरी भी होता है, मुझे भी लगता है सो लो, लेकिन अगर आज नींद पूरी कर ली तो ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, और अगर आज ख्वाब पूरे करने हैं तो नींद अधूरी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा स्थलों में कहाँ से नर्तकी की जो मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो हुई थी मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन बी। मेरा गला बैठ चुका है क्योंकि मैं अपने बाबा के दर्शन करने गया था, गोला गोकर्णनाथ, अपने भोलेनाथ शंभुनाथ के, और वहाँ पे जय भोले जय भोले जय भोले ओम ओम नमः शिवाय लगाते लगाते नारा मेरा बैठ गया गला। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा। अब देखो
यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिला था, जो कि ये भी आपके ऐसा नहीं है कि आपके रेलवे में नहीं पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार ये भी मिला था। एक चीज़ और याद रखना, पशुपतिनाथ की मोहर, ये पशुपतिनाथ की मोहर भी यहीं से मिली थी। कालीबंगा से क्या, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, क्या काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी सॉरी। तो ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो वो कथा थी फतूहत ए फिरोज़ शाह, फतूहत ए फिरोज़ शाही, शाह नहीं शाही। तो याद रखना फिरोज़ शाही ने लिखी होगी, है ना। अब पे सीधा सा आपका हो जाएगा फिरोज़ शाह तुगलक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? भारत मत लगा देना, गलत हो जाएगा। श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ये देखो आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो ये 1510 में छीना था। और फिर पुर्तगालियों से हमने कब छीना था? तो हमने छीना था 1961 में। गोवा को आज़ाद करा लिया था इनके कस्टडी से, इनके अधिकार क्षेत्र से। ठीक है, तो ये आप याद रखना। बाकी तो हम 1947 में पूरा भारत करवा चुके थे, है ना। और फिर हम लोगों ने 1961 में अपना गोवा भी ले लिया। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कबीर के उपदेशों का संग्रह है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, बीजक है। क्या है दोस्त? बीजक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और 17 दूनी 34 मतलब 35 हो गए। और मैं नहीं रुका 1 मिनट के लिए रुकूंगा, इतना कहूँगा बस कि हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो मेरी ज़बान पे, और जो भी मुझे सुन रहा है या देख रहा है उसका 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप भी अपने भाई को यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, और एक बार ये लाइक वाला बटन, सभी मेरे पुराने दोस्त तो दवाइए देते हैं, है ना। नए दोस्त जो जुड़े हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएंगे। लाइक करना, और साथ में क्या करना है यार, थोड़ा सा शेयर कर लेना दोस्तों के साथ में। क्योंकि अभी कहा था ना कि जैसा आप सर्व करेंगे वैसा आप डिजर्व करेंगे। कर भला तो हो भला। अगर आप दोस्तों को चाहेंगे कि आपके दोस्त का भला, तो आपका तो होना ही होना है यार, है ना। अब देखो बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को दबा लेना। उससे क्या होगा, आपको रोज़ 50 क्वेश्चन की क्लास तो मिलेगी। साथ में आप यहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 क्वेश्चनों की रोज़ पीडीएफ, और प्रीवियस जितनी पीडीएफ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये है ना सोने पे सुहागा, डबल फ़ायदा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं जिसको उगना होता है वो पत्थर का सीना भी चीर के उग ही आता है। तो यहाँ पे दिया है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने करी थि। गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और अकबरनामा की जो व्यवस्था है, अकबरनामा की जो लिखा है वो अबुल फजल ने लिखा है। क्या? अकबरनामा। तो ये भी आप याद रखना, अकबरनामा अबुल फजल। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो याद रखना वो था कैप्टन हाकिंस। और हैन सांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में हैन सांग आया था। और हर्षवर्धन की जीवनी भी लिखी थी वो बाणभट्ट जी ने लिखी थी, ये भी आप याद रखना। फायान किसके शासनकाल में आया था? बताइए ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में। HW है आपके लिए, लिखना आगे HW 37 नंबर। क्वेश्चन का आंसर क्या है? फयान जो है किसके शासनकाल में आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखना वो 1862, यहाँ पे ऑप्शन डी। लेकिन कहीं हो सकता है कि 1862 ना लिखा हुआ मिले, वहाँ पे 1774 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वरना आपको 1862 मिलेगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। झीलों का क्या हुआ? झीलों का देश किसे कहते हैं?
तो झीलों का देश अगर पूछा जाएगा भाई लोगों, तो याद रखना फिनलैंड को बोलते हैं। ऑप्शन ए, फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका सही हो ही गया। अब अगर याद रखना चीनी का कटोरा, तो चीनी का जो कटोरा है वो क्यूबा को बोलते हैं। चीनी का जो कटोरा है, चीनी का कटोरा, कटोरा, चलो लिख देता हूँ, चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? क्यूबा को। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को बोलते हैं। मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किसे बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना फ्रीजेस, फ्रीज या फ्रीजेस ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो याद रखना फ्रीज या फ्रीजेस, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ्रीज फीट टिक करता हूँ, ऑप्शन बी फ्रीज या फ्रीजेस ऐसे लिखा होगा। और ये मैं बताऊँ फ्रांस का ये क्या है? प्रसिद्ध प्रतीक है, जैसे हमारा अशोक स्तंभ है ना, वैसे। तो ये फ्रांस का प्रसिद्ध प्रतीक है। और ये इसने ना लाल रंग की टोपी लगा रखी, लाल और शायद सफ़ेद कलर की। यहाँ पे दिया है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लो लाल रंग की बात करी, लाल ही रंग आ गया। तो लाल रंग मंगल ग्रह। देखो मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, देखा होगा पूरा हनुमान जी को वो चंदन, वो क्या लगाते हैं, चंदन ही तो लगाते हैं ना, लाल लाल रंग का होता है। तो वो लाल होता है, इसीलिए याद रखना मंगलवार लाल होता है। देखो यहाँ पे शनिवार, शनिवार को क्या शनि भगवान की पूजा करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। तो याद रखना इसका कलर काला है, कभी नहीं भूलोगे। बृहस्पतिवार को पीले नारायण जी का दिन होता है, हमारी कुछ बहनें पूजा भी करती हैं, है ना। और वो कैसे कैसे कपड़े पहने जाते हैं? पीले। तो याद रखना इसका कलर जो है वो पीला है। तो इस तरीके से आप ग्रहों के कलर भी याद रखेंगे। अब देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया था पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, शायद यही पूछा था ना। अब यहाँ पे देशांतरों की संख्या पूछ लिया आपसे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? 360 है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो हाँ दिया है, एक बार जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा कराने के लिए षड्यंत्र रचता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 10 सेकंड रुको। एक बात आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को वाकई में सच्चे दिल से ठान लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो याद रखना आप 10% करते हैं, 90% प्रकृति आपका साथ देती है। लेकिन कब आपको इतनी मुश्किलें देगी, आपको इतनी समस्याएं देगी, आपको हर तरीके से चेक करेगी कि आपको जो देने जा रही है, क्या आपको वर्दी देने जा रही है ये प्रकृति, क्या आप उस लायक हैं? अगर आप हैं तो आपको 100%, 90% नहीं 100% मिलेगी। बस प्रकृति चेक करती है, ठोक बजा के देखती है। हम अगर आप एक बात बताओ, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपके पीछे कोई बैठा है, अगर आप उसे ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये चला लेता है या नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि आप उसे पकड़ा देंगे, ले चला, आपको पता ही नहीं है चला पाता है या नहीं चला पाता है, पता लगे आगे जाकर ट्रैक में पेल दे, क्या होगा? मोटरसाइकिल भी जाएगी और आप भी जाएंगे। इसीलिए प्रकृति अपनी कोई भी जिम्मेदारी, अपनी कोई भी चीज़ उसी व्यक्ति को देती है जो उसे समझ सकता हो और चला सकता हो। तो इस चीज़ को याद रखना है और आप उस लायक हैं। मैं आपको विश्वास दिला दूँ, अगर आप चाहें तो आपके लिए IAS भी कुछ नहीं है, ये भी क्वालिफाई कर दोगे। ये RPF का पेपर नहीं, इसको भी क्वालिफाई कर दोगे अगर आप ठान लो तो। जो एक बार निर्णय कर लेता है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, और जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। ये सत्य है और इसे स्वीकार करो आप। तो आप यहाँ पे प्रश्न का जवाब करो कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है भाई। देखो चीन से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। प्रश्न का जवाब हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके आसपास में आपका बांग्लादेश भी पड़ता है। क्या बांग्लादेश से गुजरती है? बताओ। हाँ भाई गुजरती है, गुजरती है। मैं मज़ा नहीं ले रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं कभी कभी मैं गलत भी बता देता हूँ, आप लोग भी कह देते हो हाँ भैया सही कह रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है, किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब हवाई द्वीप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। और ये शायद ऐसे भी पूछा था, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये भी आप याद रखेंगे। इक्वाडोर का नाम देख लिया तो यहाँ मैं बता दूं, कैटोपैक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित है दुनिया में। कैटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में पड़ती है, ये भी ज्वालामुखी है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, ये भी याद रखना। किलायू ज्वालामुखी आपकी हवाई द्वीप में, आप अच्छे से याद रखेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो यहाँ पे सही जवाब 90% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी कर रहा है? भाई पेरिस से प्रश्न पूछे भी जाएंगे आपसे, क्योंकि ओलंपिक चल रहा है आपका, और पेपर 1-2 महीने में हो जाएगा, मैं ये भी आपको बता दूं। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पेरिस जो है ये तीसरी बार कर रहा है, ऑप्शन सी। पेरिस जो है ओलंपिक खेलों की मेज़बानी तीसरी बार कर रहा है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए कांगो नदी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब। और मैं इसी के साथ सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने बेहतर तैयारी करी है, बेहतर तरीके से आप सभी प्रश्नों को नोट भी करते हैं। आप अगर लिखते जा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ पे दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो आपकी हो जाएगी स्वेज नहर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, स्वेज नहर। और देखो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, ये 1869 में निर्माण हुआ था। कब? 1869 में। और देखो इसकी लंबाई भी याद रखना 193 किलोमीटर है। कितनी? 193 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से स्वेज नहर से हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिका, जो कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। और इसी तरीके से ऑप्शन आते हैं, टिक करना होता है। माउस ले जाओगे, माउस को ले जाके यहाँ पे टिक कर दोगे तो आपका एशिया लग जाएगा। अब यहाँ पे एशिया लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है प्रियाद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, प्रियाद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका यूरोप है। प्रियाद्वीपीय महाद्वीप जो है वो यूरोप है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? पहले तो बताओ रोम पड़ता कहाँ है? रोम जो है वो कौन से देश में है? अब ये मत कह देना कि रोम का नाम ही देश का ही नाम रोम है ना। कुछ दोस्त ऐसे भी बोल देते हैं, भैया इसी का तो नाम है इटली। ठीक है, अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि रोम जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना टाइबर नदी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है बताओ? पेरिस है। पेरिस है ना, पक्का? चलो पेरिस है, इसीलिए बताया कि ये पूछा जा सकता है। थेम्स नदी के किनारे बताओ? याद रखना लंदन है। क्या है? लंदन है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और आपको सुनाता हूँ, आज मेरे मन में आ गया कि इतने कमज़ोर नहीं कि वफ़ादार होने का ऐलान करें, इतने कमज़ोर नहीं कि वफ़ादार होने का ऐलान करें, हमें यकीन है अपने किरदार पर, जो खोएगा वो ढूंढता फिरेगा। तो जो खोएगा वो ढूंढता फिरेगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ मेरे भाई, अगर मुझे अपना भाई मानते हो, कि भाई कोई भी मेरी बहन अब ये वाइफ फ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, और कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा दोस्त, किसी भी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। यार चक्कर वक्कर बाद में कर लेंगे, 25 की बात बहुत उम्र पड़ी है यार, 50 साल पड़ी है, 75 तक तो जीवित रहना है ही। ठीक है, 50 साल ये सब करेंगे, लेकिन यार 17 से 25 तक वो कर लो जिसमें हमारे मम्मी पापा खुश हो जाएं। कहते हैं ना, किसी के प्यार के लिए ना, कैसे था, ना किसी के प्यार के लिए मुझे कामयाब होना है अपने बाप के लिए, ऐसे कुछ लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। जिस दिन आएगा मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और दोस्त अपने पापा के लिए, अपनी मम्मा के लिए ज़रूर सफल होना है हम लोगों को, वादा करो मुझसे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी भाई बहनों को मेरा
जय हिंद, जय भारत।